शिक्षा सभी का अधिकार है और शिक्षा क्षेत्र का अपना एक अलग ही विश्व होता है, जहाँ शैक्षणिक संस्थाएं, पाठ्य पुस्तक निर्माण यंत्रणा, शिक्षक वृंद, विद्यार्थी इत्यादि का समावेश होता है। इनमें से एक भी प्रभाग पर कोई विपरीत परिणाम हुआ तो समूचा शैक्षणिक ढांचा ही ध्वस्त होने की कगार पर होता है। कुछ ऐसा ही वाकया कुछ दिनों पहले नागपुर में घटित हुआ, जिससे पाठ्य पुस्तक निर्मित संस्था बाल भारती की नकली किताबों की छपाई का मामला उजागर हुआ। प्राथमिक दृष्टि से जो किताबें बरामद की गई वो कुछ 20 से 30 हजार तक की थी, जिनकी कीमत लगभग 40 लाख तक आकी गई। इसके पश्चात स्वलिप्त आरोपी द्वारा जानकारी के मुताबिक अन्य स्थानों पर की गई छापेमारी में नकली किताबों का जखीरा प्राप्त हुआ, जिसकी तादाद हजारों में नहीं लाखों में थी और कीमत करोड़ों में। इस पर हमें विस्तृत जानकारी दी भंडार व्यवस्थापक दिलीप कुमार विटकरी। इन्होंने 17 दिसंबर बाल भारती इस प्रतिष्ठान की, जो शासकीय प्रतिष्ठान है और जहां पर शैक्षणिक पाठ्य पुस्तक का निर्माण होता है, एक प्रक्रिया के तहत इस बाल भारती में कुछ अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से MIDC स्थित प्रतिभा प्रिंटर्स में जो है छपाई होती थी। बाल भारती को ज्ञात हुआ, बाल भारती ने वहां रेड मारी और एक जखीरा जो है वहां पर प्राप्त हुआ। इस कार्रवाई के पीछे जो यहाँ की टीम थी, हम बात करेंगे। यहाँ के भंडार व्यवस्थापक दिलीप कुमार विटकर जी हमारे साथ में और अन्य टीम के मेंबर्स भी हैं। तो ये घटनाक्रम को जानने की हम कोशिश करते हैं। दिलीप कुमार जी, दर्शकों को आप विस्तार से जरा बताइए कि ये घटनाक्रम कैसे हुआ, कैसे आपको पता चला और क्या कार्रवाई हुई। नमस्ते, मैं दिलीप साहेब विटकर, भंडार व्यवस्थापक, पाठ्य पुस्तक भंडार वितरण केंद्र नागपुर। 17 तारीख को कुछ बनावट नकली बुक्स यहाँ के हिंगना MIDC में छप रहे हैं, इसकी हमें कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मिल गई कि उसके हिसाब से हमने पुलिस को प्रचारण किया। तो वहाँ से हमें बहुत सी बाल भारती की गैर तरीके से छपाई मिल गई है। कितने लगभग किताबें वहाँ पर पाई गई? 1,72,902 किताबें पाई गई है। लगभग उसका कॉस्टिंग 2 करोड़ रुपए है। और उसके पहले जो प्रतिभा प्रिंटर्स MIDC में था, वो दोनों का उसका भी कॉस्ट अलग हो। वहाँ पर कितनी किताबें पाई गई? 16,000 किताबें और जो फॉर्म थे, प्रिंटिंग फॉर्म है, कवर है, प्लेट्स है, वो भी जब्त कर लिए गए। उसका कॉस्टिंग लगभग 40 लाख रुपए है। अब दिलीप सर, ये इस तरह की जो घटनाएं हैं वो एक सवाल खड़ा करती हैं प्रशासन के सामने भी और बाल भारती के सामने भी। तो क्या बाल भारती में ऐसे कोई प्रावधान करने की कोशिश की जा रही है वरिष्ठ स्तर पे कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो? इसके लिए कुछ आगे की पॉलिसीज में कुछ करने की कोशिश हो रही है? बाल भारती का पूरा पॉलिसी मैटर है, वो हमारे हेड ऑफिस से तय हो जाता है। हमारे हेड ऑफिस ने कॉपीराइट पॉलिसी के अंतर्गत कमेटी इकट्ठा की है। तो उसके हिसाब से वो जो पॉलिसी और मजबूत कैसे हो, इसके बारे में हमारे मुख्यालय पुणे में जो है वो निर्णय ले लेंगे। सर, अब ये मैटर जो है पुलिस का मैटर है, आपने पुलिस यंत्रणा की सहायता ली और अब ये इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है, इस इन्वेस्टिगेशन से आप कितने समाधानी हैं और आप क्या उम्मीद करते हैं पुलिस प्रशासन से और इन्वेस्टिगेशन टीम से? नमस्कार रत्नाकर जी, आपने जो पूछा उसके हिसाब से पहले हमने जो पुलिस से कंप्लेंट की, उसके बाद में पुलिस MIDC से हिंगना में आके वहाँ से 20-30 हज़ार किताबें जब्त कर ली है। उसके बाद में जब हम मालूम हुआ तब जो भांडेवाड़ी वाटोड़ा में इनका जो गोडाउन है, वहाँ से 1,72,000 किताबें जब्त कर लिए। और पुलिस इसके बाद पुलिस ने उनको न्यायालय में जज के सामने प्रोड्यूस किया उन्होंने। तो उनको टोटल 7-8 दिन की पुलिस कस्टडी के बाद हुई है उनको, और इसकी इंक्वायरी अभी भी चल रही है।
पुलिस प्रशासन से हमें अनुरोध है कि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करके इसके पीछे जो कुछ लोग हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। बाल भारती ये एक शासकीय संस्था है जहाँ एक निश्चित कार्यप्रणाली के तहत पाठ्य पुस्तकों की निर्मित की जाती है। इसमें पाठ्यक्रम निर्धारण, तकनीकी विभाग तत्पश्चात विधिवत निविदाएं निकालकर ये विभिन्न मुद्रण संस्थाओं के माध्यम से छापी जाती है और इन सभी किताबों का रिकॉर्ड भी नियमित रखा जाता है। इस प्रणाली को विशेष रूप से निर्मित अधिकारी राकेश पोर्दुके इन्होंने नागपुर समय के साथ विस्तृत किया। महाराष्ट्र की जितनी भी शिक्षण संस्था है वहाँ पर प्राथमिक स्कूल से लेकर तो 11वीं 12वीं तक जो है जो किताबें बनती हैं उसकी निर्मित जो होती है वो बाल भारती से होती हैं। इसकी एक यंत्रणा है, इसका एक व्यवस्थापन है और इसका एक मैनेजमेंट है। उस मैनेजमेंट के तहत ही ये सारी प्रक्रिया पूरी होती है। तो हमारे साथ में बाल भारती के राकेश पोर्दुके जी हैं जो निर्मित अधिकारी हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की ये प्रोसेस होती है। राकेश जी बहुत बहुत नमस्कार आपको। हमारे यहाँ एक कंट्रोलर ऑफिस रहता है, वहाँ कंट्रोलर ऑफिस से ये यंत्रणा स्टार्ट होती है। जैसे ही एकेडमिक से हमें मैन्यूस्क्रिप्ट मिलता है तो हमारा वर्क शुरू होता है। वहाँ पे कंट्रोलर के अंडर में हम सब लोग आते हैं। वहाँ पे एक मैन्यूस्क्रिप्ट के बाद में उसका एक सॉफ्ट कॉपी बनता है, सब प्रोसेस होके। वो सॉफ्ट कॉपी जो टेंडर रहता है, हमारे यहाँ हर साल नया टेंडर रहता है, 1 साल के लिए ही रहता है। उसमें जो टेंडर पार्टिसिपेट करते हैं और उनको हमारे यहाँ टाइटल 800 टाइटल्स है, तो एक ही आदमी कोई 100% छाप नहीं सकता है, तो इसलिए हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सबको काम। तो जिस टाइटल को जो टेंडर रहता है उनको प्रिंटिंग के लिए दिया था, उसकी सॉफ्ट कॉपी और जो पेपर है, हमारा वाटरमार्क का पेपर रहता है, वो हम पेपर ब्यूरो सप्लाई करता है और उसी के ऊपर उस मुद्रक ने, प्रिंटर ने वो प्रिंटिंग करना चाहिए, ऐसी हमारी मतलब कंपल्शन रहता है, वो एग्रीमेंट रहता है हमारा उनके साथ में। उस तरीके से हम सब टेंडरों से काम करवाते हैं निविदाधारकों से, और इसी सिस्टम से वो काम करके प्रिंटिंग, बाइंडिंग और उसका इंस्पेक्शन करके हम वो किताब को एक्सेप्ट करके हमारे गोडाउन तक लाते हैं। अब आप आप जब किसी टेंडर द्वारा कोई मुद्रणालय जो आपने निर्धारित किया तो उनके लिए कुछ क्वांटिटीज आप डिसाइड करते होंगे। हमारी जो क्वांटिटीज जो रहती है वो हमारा वितरण विभाग है, वो तय करता है कि हमें इस साल कितनी किताबें लगने वाली है। उनसे जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं या क्वांटिटी मिलती है उस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करके वो प्रिंट करते हैं। किसी को 1,00,000 भर रहता है, किसी को 50 रहता है, किसी को डिफरेंट रहता है। एक मुद्रणालय को मान लीजिए आपने 100 कॉपीज छापने का ऑर्डर दिया, तो 100 कॉपी छापने के बाद उसके अलावा वो कोई उसका छपाई ना करे, इसके लिए कुछ आपके पास में व्यवस्था मौजूद है? एक्चुअल में हम 100 किताब के लिए ही पेपर सप्लाई करते हैं और उतनी ही उसने छापनी चाहिए, ऐसा है। हमारे यहाँ जो यंत्रणा चलती है वो मैक्सिमम 3% तक के हम वेस्टेज देते हैं, उसके अलावा ज़्यादा बनती नहीं है और नहीं बनानी चाहिए, ऐसा हमारा एग्रीमेंट में क्लॉज है। उसने जो मटेरियल अगर उसके बाद एक्स्ट्रा बचता भी है वो उसने मंडल को वापस करना चाहिए, ये भी उस क्लॉज में लिखा हुआ है। तो मतलब एक सुनियोजित तरीके से, जैसे कि राकेश जी बता रहे थे, हम उससे समझ पा रहे हैं कि जो किताबें छपाने के लिए किसी भी मुद्रणालय को दी जाती हैं तो उसके लिए किताब की सप्लाई बाल भारती से होती है, उस पर वाटरमार्क होता है और वो निर्धारित क्वांटिटी में दी जाती है ताकि उसका दुरुपयोग ना हो सके। जी, ऐसा ही होता है जी। अब जैसे कि ये एक बात सामने आई है, भारती के इस संज्ञान में आई है, तो ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो तो इसके लिए कुछ गाइडलाइन है आपके पास? जी, मेरा यह कहना है कि अभी जो हमने इतना बड़ा जखीरा पकड़ा है, करीब करीब 2 करोड़ के ऊपर की किताबें पकड़ी है, उसमें सभी किताबें फर्जी है, गैर कानूनी तरीके से छपाई हुई है। अभी इसके ऊपर हमारा ये कहना है कि इसके ऊपर एक तो कॉपीराइट एक्ट के थोड़ा सा और थोड़ा ज़्यादा हार्ड होना चाहिए ताकि उसमें बड़ी से बड़ी सज़ा मिल सके हो जो गुनाहगार है उनको। और जो हमारा एक सेल है कॉपीराइट का, उसे भी हमारे तरीके से वहाँ पे काम चल रहा है कि उसे और कैसा मजबूत किया जा सके इस सिस्टम को। हमारे से बात कर रहे थे राकेश पोर्दुके जी, जो कि बाल भारती में निर्मित अधिकारी हैं। साफ स्पष्ट इनका कहना है, बाल भारती के सभी अधिकारियों का कहना है कि बाल भारती में जो किताबें छपती है वो
ये एक अनुशासित तरीके से छपती हैं और उसके पीछे का उद्देश्य रहता है कि जो बच्चे स्कूल में जाते हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले। बाल भारती आपके और हमारे बचपन से हमारे साथ में जुड़ा हुआ है और आने वाले समय में भी ये जुड़ा रहेगा। तो ये एक अच्छे तरीके से ये प्रोसेस हो, ऐसी कोई भी जो गैर कानूनी जो चीज़ें होती है जैसे कि शाम उजागर हुआ है जो प्रतिभा प्रिंटर्स के द्वारा, तो ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए भी एक सुरक्षित तरीका की खोज यहाँ पर की जा रही है। उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। प्रशासन और यंत्रणाओं की समस्त कार्यप्रणाली के बावजूद बाल भारती की नकली किताबों का इतनी बड़ी तादाद में छापा जाना एक बेहद संगीन मामला है। इस मामले में पुलिस कार्यवाही हुई, आरोपी गिरफ्त हुआ, मामला अब कोर्ट के अधीन है और अधिक तफ्तीश हो रही है। इस पूरे अपराध के पीछे कई कहानियां और कई चेहरे छिपे होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे कि बाल भारती के अधिकारी ने विस्तृत जांच और अपराधियों तक पहुंचने की जरूरत पर बल दिया, वहीं पढ़ते बच्चे और शासकीय आय पर हो रही इस गैर कानूनी मार को बेअसर करने के लिए सख्त जांच और जल्द से जल्द अन्य आरोपियों की पहचान जरूरी हो जाती है। यह इसलिए भी जरूरी है भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। सा विद्या या विमुक्तये, बाल भारती का ये बृहद वाक्य है। इसका मतलब होता है कि जब भी हम अज्ञान अंधकार में अगर डूबे हुए हो तो विद्या हमें इस अंधकार से बाहर लाती है। मतलब अज्ञान की अंधकार से हमें ज्ञान की रोशनी में लाने का काम जो है बाल भारती द्वारा होता है। कुछ दिनों पहले नागपुर स्थित प्रतिभा प्रिंटर्स में बाल भारती की गैर कानूनी तरीके से कुछ किताबों की छपाई हो रही थी। बाल भारती ने संज्ञान लिया और बाल भारती ने तुरंत पुलिस प्रशासन की सहायता से उस जगह पर रेड मारी। रेड मारने के पश्चात जो जखीरा वहाँ बरामद हुआ वो आंकड़ा एकदम चौंकाने वाला है। 2 करोड़ से ऊपर का ये बाल भारती की किताबों का जखीरा वहाँ पर प्राप्त हुआ। उनके कुछ गोडाउन अन्य जगहों पर भी थे। अब ये कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई और आरोपियों के ऊपर में कार्रवाई भी की गई, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह की हरकतें करने की हिम्मत लोगों में आती कहाँ से है और इसका असर क्या। इसका पहला असर कि ये जो किताबें छपी हैं ये सीधे सीधे बच्चों के भविष्य के ऊपर में असर डालती है। दूसरा, इस तरह की हरकतों से सरकारी तिजोरी पर जो है इसकी मार पड़ती है, क्योंकि इसकी वजह से आने वाला रेवेन्यू, मान लीजिए एक पूरे महाराष्ट्र में एक लाखों बच्चे होंगे तो उतनी किताबें में से अगर ये इस तरह की किताबें जाती हैं तो सरकार का उतना रेवेन्यू का घाटा होता है और ये कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर में एक संकट की स्थिति पैदा करता है। इस तरह की हरकतें ना हो, इस तरह की कार्रवाई फिर से ना हो, इस तरह के गुनाह फिर से ना हो, इसके ऊपर में ठोस यंत्रणा लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ मैं रत्नाकर मलिक, नागपुर समय न्यूज़ के लिए बाल भारती नागपुर से।